अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाजरीन, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के हक में बयान देना शुरू कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इलेक्शन से पहले 3 केसेस में 31 साल की इमरान खान साहब को जो सजा दी गई वो उनको हराने के लिए दी गई और जावेद लतीफ, ख्वाजा आसिफ और जितनी टीम नवाज शरीफ की है वो इस वक्त बड़ी परेशान है। उन्हें लगता है कि वो सही जगह पर नहीं हैं और जो इस्तेहकाक उनका था उन्हें मिला नहीं। यहां तक कि राना सनाउल्लाह ने तो यह भी कह दिया कि मोहसिन नकवी साहब की यह मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते। इट मीन्स के राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बल्कि नवाज के धड़े को यह इदराक हो चुका है कि उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर कोई है जो उनको हरा सकता है, जो उनकी जगह ले सकता है और ये जगह उन्हें जो मिली हुई है वो उनके शायाने शान नहीं है। इस वक्त ये भी बयान सामने आया कि किसी के कहने पे जावेद लतीफ साहब खामोश हैं, अगर वो बोले तो बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा। जेरे जमीन हकायक क्या हैं, पस से पर्दा हकायक क्या हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हस्साम दुरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने वक्त स्पेयर किया। दुरानी साहब, ये क्या चक्कर है, राना सनाउल्लाह को ऐसा क्या डर है कि वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो ये नहीं चाहते कि वो वजीर आजम बन जाएं, वरना वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। क्यों इतना ताकतवर समझते हैं राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी साहब को? हस्साम दुरानी साहब, ओवर टू यू। जी, बेसिकली बात यह है कि जो अभी आपने बात की है और खासतौर पे आपने जो फियर अभी बताया है अपना राना सनाउल्लाह साहब का, तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो उनका फियर है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को, ये सिर्फ उनके अकेले का फियर नहीं है, ये अहमद भाई आपको भी पता है, आपके साथ भी गाहे गाहे जो है वो गुफ्तगू होती रही है, और बल्कि जो लास्ट आपकी और हमारी जो एक मीटिंग थी उसमें भी इस तरह की बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी, और ये भी एक काका साहब के बारे में भी बात हो रही थी और इनके बारे में भी बात हो रही थी। तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दुरानी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला। फिर खुला है बाबे रहमत सभी के लिए, क्यों दावत इस्लाम है हर किसी। एहसान रमजान की रौनक एक जहां सजा है सभी के लिए, महफिलें सजी हैं जिक्र व असगार, ये है इल्मी फिजा आगाही। तो आए इस बार मिलकर सजाएं एहसान रमजान टीवी टुडे। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Where there is a horizon to seek, visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. A wave of energy and positivity. The will to adapt and form a new norm. Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is. Learn at Leeds. हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत दूर के लोगों को करीब, अदावत करीब के लोगों को दूर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिस वक्त फासिक की तारीफ की जाती है तो अल्लाह ताला उस पर गुस्सा होता है और उसकी तारीफ की वजह से अर्श दहल उठता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो वो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त जान वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, सख्त जान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। खबर सबसे पहले। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है हस्साम दुरानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे काफ़ी कड़ी नज़र रखते हैं। दुरानी साहब, हाउ डू यू थिंक राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी साहब को इतना स्ट्रांग क्यों समझते हैं कि उनके ख्याल में अगर वो वजीर आजम भी बनना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता? देखिए, जैसे पहले बात हो रही थी कि ये उनका फियर है और बिल्कुल वो दुरुस्त उनका फियर है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम बात हो रही थी और मैं आपको ये कह रहा था कि आपकी और मेरी जो कुछ जो इससे पहले भी गाहे गाहे होती रही और हमारी जो एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे जो जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और वहाँ पे तज्ज़ियाकार भी मौजूद थे और जिसमें मैंने कॉलम भी लिखा था और उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया था, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छी तरह याद होगा कि उस वहां पे भी ये गुफ्तगू हुई थी इसी मौजू के ऊपर, एक कक्कड़ साहब के और एक मोहसिन नकवी साहब के इशू के ऊपर। लेकिन हमारे जो यारान मन है वो इस मौजू पे गुफ्तगू करने को या ये समझने के शायद उनके लिए कोई शजरा ममनू है, किसी तरफ देखेंगे इसको टच करेंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मेरे लिए इस किस्म का कोई शजरा ममनुआ नहीं है। सर देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आप ही के एक प्रोग्राम के अंदर मैंने गुफ्तगू की थी और उसमें मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पॉलिसीज जो है पाकिस्तान के अंदर, जो एक हुकूमत ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो उनका तसलसल जो है वो अगली हुकूमत तक भी जारी रहा है। और अगर आप देखते हैं तो धीरे धीरे अपने एतमाद के बाद जो 16 माह की जो हुकूमत बनी उसके अंदर दरमियान में जो पॉलिसीज बनाई गई थी उसके बाद केयर टेकर जो गवर्नमेंट आई थी उसको उन्हीं पॉलिसीज को आगे लेके चलाने के लिए या उनको आगे बढ़ावा देने के लिए या उनको कंटिन्यू करने के लिए काकर साहब और मोहसिन नकवी साहब जैसे जो दो शख्सियात थी सबसे पहले जो थी वो आगे आई हैं। और उसके बाद जब दोबारा नवाज शरीफ साहब की और जो पार्टी जो थी जब उसने जो इलेक्शन में कुछ सीटें ज्यादा उसने जीत ली, उसके बाद जब उन्होंने हुकूमत बनाई तो आप ये देखें तो उस वक्त भी मेरा आपसे यही कहना था कि अब पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा और अगर इसी तरह 5 से 10 साल तक मुसलसल पॉलिसी एक ही जैसी पॉलिसी चलती रही तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी और वो आपने देख भी ली। अच्छा, 5 से 10 साल, अच्छा ये ख्वाहिश तो अच्छी हो सकती है दुरानी साहब, 5 से 10 साल। आप ये समझते हैं अल कादिर ट्रस्ट केस इतना मजबूत है कि इमरान खान को जेल में रखा जा सके, तोशाखाना केस इतना मजबूत है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सके, इद्दत में निकाह का केस इतना स्ट्रांग है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सके, या दूसरा एक दो जो केसेस हैं जिन्हें बड़े केसेस समझा जा रहा है, क्या वो इतने बड़े केसेस हैं? और अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो क्या ये तसलसल कायम रहेगा? सर देखें, आपने जो केसेस की मुझे आपने अभी जो आपने पॉइंट आउट किया या आपने लिस्ट मुझे बताई है, सारे केसेस एक साइड पे आप करते हैं और एक इस्लामी मुल्क के अंदर और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इद्दत के दौरान केस जो है इमरान खान साहब का, इद्दत के दौरान जो उन्होंने निकाह किया और उसके बाद उन्होंने जो झूठा जो था अपना वो एफिडेविट जमा करवाया और जो निकाह हुआ है इसने के पहले उनका निकाह पढ़ाया और उसके बाद दोबारा फिर निकाह पढ़ाया और उसने अपना एफिडेविट जो था उसने अदालत में जमा करवा दिया कि वाकई ही इमरान खान साहब ने ये गलती की है और ये गलत हरकत की है। तो इसका मतलब है इससे बड़ा केस कोई हो ही नहीं सकता इमरान खान साहब को जिंदगी भर के लिए बाहर निकालने के, यानी कि अंदर रखने के लिए इससे बड़ा कोई केस हो नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है भाई मेरे कि आप और मैं जो है हम लोग
दूसरों की आंखों के अंदर शरीर नजर आ जाता है और अपने उसका बाल तक हमें नजर आ जाता है, और अपनी आंख के अंदर शरीर भी घुसा होगा तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। हम लोग लोगों की अपने लीडरान की मोहब्बत के अंदर इतने गोटे गोटे छोड़ के, मैं कहता हूँ सर के बालों तक इतना बुरी तरह धंस चुके हैं कि हमें ना कानून का किसी किस्म का अंदाजा होता है, ना हमें दीन का अंदाजा होता है, ना हमें शरीयत का अंदाजा होता है। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि हमारे लीडर ने जो कह दिया वही हमारे लिए हर पे आखिर है, हमारे लीडर ने जो हरकत कर दी है, जो काम कर दिया, वो उसके लिए ही सूट करता है। आपको शायद याद होगा कि वो यासर शामी ने एक वो मज़ाहिया पैरोडी सी वो पढ़ते होते थे, और उसमें वो कहते होते थे कि मौलवी साहब जो है वो खराब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप करती हैं, फैशन करती हैं, तो ये जानने में जाएगी। तो दरमियान से मेरे जैसा एक आदमी उठ के कहता है कि मौलवी साहब फटी फुटी की तो लाती है। तो मौलवी साहब ने कहा कि यार उनके सोनी उनको तो सुना बड़ा बड़ा लगता है, यानी कि उसको तो जचती बहुत है। तो भाई मेरी बात ये है, तो अब ये जो आपने बात की है इन तमाम चीजों को, दूसरी बात ये है कि आपको नहीं पता, आपको अंदाजा नहीं है कि इस जब आपने इधर के केस की अगर आपने बात की थी तो कैसे कैसे यहाँ पे जगातरी लोग, मौलाना हजरात हमारे पास, और हमारे जो मुफक्करान है, इवन हमारे पढ़े लिखे जो तबका है, जो PhD स्कॉलर्स हैं या PhD डॉक्टरेट जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमें कैसे कैसे तौजीहात दी हैं कि नहीं भाई ये जो हो गया बिल्कुल ठीक हो गया। अगर हाँ ठीक है यार उससे गलती होगी थी, तो उसके बाद अगर उसे दोबारा निकाह पढ़ लिया तो उसका मतलब सबसे गलती का कफारा। तो आपके ख्याल में यार कुछ तो खुदा का खौफ है। आपका क्या ख्याल है कि अगर गलती हो गई, उन्होंने मान ली, एफिडेविट जमा करवा दिया, तो क्या होना चाहिए? गलती हो गई है, अब कबूल कर ली है, एफिडेविट जमा करवा दिया, क्या किया जाए? आप क्या समझते हैं? सर नहीं देखें भाई साहब, सर अब भाई उन्होंने गलती मानी नहीं है, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो यही कहते हैं, उनके मुगला जो है शेरुल्लाह मरवत साहब हैं, उनके गौहर साहब हैं, उनके हामिद खान साहब हैं, वो तो यही बात करते हैं कि यार ये मौलवी ने बगावती की है। मौलवी जो है अगर जो निकाह खान था वो तो उनका पुराना साथी था, उनको तो उसका राज रखना चाहिए था। सर आप कभी चीजों को जरा गौर से दोबारा, हमारी जो ऑडियंस है, अगर आप उनको जरा दोबारा अगर आप इसको क्या कहते हैं रिव्यू करवा दें, तो वो आपको कुछ स्वाब मिलेगा, कुछ थोड़ी सी बात मुझे भी स्वाब मिल जाएगा। हमें जो गालियां पड़ती है सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे मीडिया के ऊपर कि हम लोग इमरान खान साहब को तनकीद की तरफ क्यों करते हैं, तो भाई हम उनपे तनकीद उनपे नहीं करते, इमरान खान साहब की जात पे हम कोई तनकीद नहीं करते, हम खान साहब की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते हैं, हम खान साहब की किए हुए हरकतों के ऊपर हम तनकीद करते हैं। अल्लाह माफे, उनकी जाती जो पर्सनल जिंदगी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप गोबर के ढेर के अंदर खड़े होके दूसरों के ऊपर उंगली उठाओगे और कहोगे यार देखो पेशाब के छींटे जो है तुम्हारी सलवार के ऊपर गिर गए हैं, और खुद आप गोबर के ढेर के ऊपर खड़े हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत तो कहना पड़ता है। और मेरा ख्याल इतना सुनना भी आपको चाहिए, लेकिन अगर आप सुनना बर्दाश्त नहीं करते तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा साम दुरानी साहब, आप बैरिस्टर गौहर तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ईद पे बाहर आ जाएंगे, वरना ईद के फौरन बाद तो इमरान खान साहब की रिहाई पक्की है। किस बेस पे इतने सब्ज बाग दिखा रहे हैं इमरान खान के चाहने वालों को? अब भाई मैंने ना 2-3 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कॉलम लिखा है, और उसमें आपका जिक्र है भी है। उस कॉलम को आप पढ़े जी, आप उस कॉलम को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, डेफिनेटली आपने उसको पढ़ा भी है। और ये जो खाम ख्यालियां जो है ना, ये खाम ख्यालियां या खुशहालियां या खुश ख्यालियां जो है, ये हमें लेकर डूबी है। आप अजहर सदीक साहब को भूल गए? अजहर सदीक साहब ने तो तकरीबन 4 माह पहले कह दिया था कि जनाब ये मंगल वाले दिन जो है वो खान साहब को मैं ऐसे सीने पे हाथ मार के उन्हें अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था कि जुमेरात वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब जो होंगे ना, मैं उनको छुड़ा के लेके जाऊंगा, बनी गाला में होंगे। वो ना जुमेरात आई है, ना वो महीना आया है, ना वो तारीख आई है, ना वो साल आया है। सर देखिए बेसिकली ये जो जितनी भी चीजें हैं जी, ये आप जो है अभी चंद दिन पहले भी एक इंडियन चैनल के ऊपर मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने मुझसे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सवाल पूछा था, तो मैंने वहां भी उनके गोश गुजार किया था कि भाई आप उनके मुखला से एक गुजारिश है मेरी कि यार आप केसेस को कानूनी बुनियादों पर लड़ो, आप सियासी बुनियादों पर मत लड़ो। और खुदारा सियासी बुनियादों पर लड़के आपने इमरान खान साहब को इस पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया हुआ है कि वो बेचारे जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो दूसरी बात मुझे एक बात बताए, गौहर खान साहब ठीक है उन्होंने बात कर ली, मान लिया। सर इस वक्त असेंबली के मजे कौन ले रहा है? गौहर खान ले रहा है कि इमरान खान ले रहा है? असेंबली के मजे हामिद जो है सेनेटरशिप के मजे हामिद खान ले रहा है कि इमरान खान ले रहा है?
ठीक है, अगर आप इससे शेड्यूल अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, वो बस एंजॉय करते रहे, उनके नाम पे एंजॉय करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे सर, देखिए वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर जब ज़कात जो होती है वो जब खैरात जब बढ़ती है ना, तो फिर आपको पता है कि फिर वो जो डिजर्विंग होते हैं वो रह जाते हैं और नॉन डिजर्विंग होते हैं वो नहीं सर देखिए इमरान खान साहब जैसा कोहना मश्क सियासतदान, क्या वो इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं? ऐसे लोगों के हाथों में सब कुछ दे सकते हैं जो ये चाहें कि ये बंदा जेल की सुलाखों के पीछे जलता रहे, ये सड़ता रहे काल कोठड़ी में, और हम इक्तदार को एंजॉय करते रहें? इज इट पॉसिबल कि इमरान खान साहब इतने सादा वाक़े हुए हैं? सर आपके सामने है सर, वो सादा, सर इमरान खान साहब सादा वाक़े नहीं हुए, इमरान खान साहब कानों के कच्चे वाक़े हुए हैं। और बात सर ये है कि जब आप किसी शख्स को सिर्फ एक ही बात कहें और बल्ले जी बल्ले बल्ले बल्ले, बस खान साहब ये देखें अभी ये हो जाएगा। देखिए आपको भी पता है 126 दिन का जब धरना हुआ था तो इमरान खान साहब रोज कहते थे, ऐसे खड़े होकर उंगली ऐसे खड़े करते थे और कहते थे अंपायर की उंगली खड़ी होने लगी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। आप रोज लोग, अच्छा उसके बाद जब हुकूमत के अंदर आए तो फिर वो जो उंगली ऐसे खड़ी करते थे वो ऐसे मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं तुम्हारे जेल में से एसी भी निकाल दूंगा। हम माजी में नहीं, हमने हाल में जीना है और यही कामयाबी का करीना है। सर ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब राना महमूदुल हसन वो जब वोट कास्ट किया, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उन्होंने कहा पता नहीं किस बोझल दिल के साथ मैं आपको वोट दे रहा हूं। अच्छा ये क्या चक्कर है, 3 दफा का वजीर आजम, 4थी दफा का बड़ा पुरुमीद उम्मीदवार जो वजीर आजम नहीं बन सके, अगर उनका कारकुन ये मुस्लिम लीग नून से थे ना, फिर इन्होंने अपने मुफाद के लिए ज़ाहिर है डाइवर्ट कर लिया। क्या एक कारकुन डाइवर्ट नहीं कर सकता अपने मफादात के लिए? नवाज शरीफ कर सकते हैं, उन्हें ये इस्तेहकाक हासिल है। नहीं सर बिल्कुल है। देखिए बात सुने, ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर नवाज शरीफ कर सकता है या इमरान खान कर सकता है या बिलावल भुट्टो कर सकता है या मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं या सिराजुल हक कर सकता है, तो इनका जो नीचे वाला जो कारकुन है वो नहीं कर सकता। सर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहले कारकुन को करना चाहिए। दूसरी बात सर ये है कि ये इलेक्शन के अंदर, सर आपको भी पता है कि एक जो हमारी मीटिंग के इफ्तार के मौके पे हम एक नून लीग के एक सरकर्दा रुकन से, मैं उनका नाम नहीं देना चाहूंगा, डेफिनेटली आप उनका नाम नहीं देंगे, उस मुलाकात में आप भी शामिल थे। और उसमें मैंने जब उनसे ये बात की थी कि सर जहां तक मुझे समझ आई है कि नवाज शरीफ का जो पूरा का पूरा पैनल था या उसका जो ग्रुप था उसको एक साइड पे किया गया और शहबाज शरीफ का ग्रुप या वो पैनल जो था उसको एक फ्रंट के ऊपर लेके आया गया। तो आप भी क्योंकि नवाज शरीफ ग्रुप के थे लिहाजा आप भी जो है वो तंग हो रहे हैं, तो अब आपका क्या प्लान है? तो ये बात उन्होंने बिल्कुल मानी और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वो सारी सियाको सबात के साथ बिल्कुल क्लियर है कि नवाज शरीफ का जो ग्रुप है या नवाज शरीफ के करीबी जो लोग हैं वो इस हुकूमत में या असेंबली के अंदर आपको खाल ही नजर आएंगे। वो इजी नहीं फील कर रहे, उनको लगता है कि यार वो सही जगह पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिर कमेंट कर दीजिए कि नवाज शरीफ का 3 दफा के वजीर आजम का सबके सामने राना महमूदुल हसन से ये कहना कि बोझल दिल के साथ आपको वोट दे रहा हूं, कितने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया उन्होंने। सर देखिए ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने हकीकतन सर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको ये बात कह के उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को उन्होंने यकीनी तौर पे उसकी जड़ों को मजबूत किया है। क्योंकि आज एक शख्स, एक लीडर जो है अगर अपने वर्कर से अगर ये बात कह रहा है कि मैं तुमसे परेशान हूं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हारे जाने की वजह से परेशान हूं और मेरी अपनी कोताहियां, बेसिकली ये देखिए बिटवीन द लाइंस को अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी मजबूरी का इजहार किया है उनसे, क्योंकि ये महमूद अल हसन साहब जो है इनको मुल्तान से जब इनको कहा गया था और ना जाने कौन से ऐसे वाकयात थे, हालात थे जिनकी वजह से इनको टिकट नहीं दी गई, तो जिसकी वजह से फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उन्होंने इनको अप्रोच किया और उसके बाद वो आपके सामने है। तो बात यह है कि अंडर द लाइंस को अगर हम देखते हैं तो ये जो अपनी बेचारगी का या उन्होंने अपनी अफसुर्दगी का इजहार जो किया है,
ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। आपको शायद याद होगा कि एक दफा रजा रब्बानी साहब ने भी सेनेट में एक वोट देते हुए, जो कि उनकी तबीयत जो बिल था उनकी तबीयत के बिल्कुल ऑपोजिट था, उन्होंने ना उसको वोट दिया, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये वोट दूं, लेकिन क्योंकि मेरी पॉलिसी, मेरी पार्टी की पॉलिसी लाइन है, आई हैव टू एक्ट अपॉन इट, और उसके बाद उन्होंने वोट दिया। तो ये कुछ शख्सियत ऐसी है, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कि अपनी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं, जिसमें जरदारी साहब भी किसी हद तक शामिल हैं। अच्छा। जरदारी साहब जी, क्योंकि जरदारी साहब अगर तो बात करते हैं, ये कैसी रवायत है सर? आप देखिए ना, आप नवाज शरीफ की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये कैसी रवायत है? एक शख्स जिसको वोट मिले ही नहीं, एक शख्स जो मतलब 25% भी वोट नहीं ले सका, लेकिन उसी का छोटा भाई हुकूमत कर रहा है। सर ये कैसी सियासी रवायात हैं? एक शख्स को आपने जेल की सुलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, वो फिर भी आपसे 2 गुना वोट ले गया, तो आपने उसको एडमिट नहीं किया कि ही इज द विनर, ही हैज वोन द हार्ट ऑफ अ कॉमन पीपल। तो देखें, ये जो है ना, यहाँ पे अब भाई आपने थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें। मैं अगर नवाज शरीफ की अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ, तो मैंने अपना जरदारी साहब की भी तारीफ की है साथ में। दूसरा, इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं, तो सर देखिए, आप, मुझे नहीं मालूम कि आप ये बातें क्यों भूल रहे हैं, क्यों मिस हो रही है कि जब इनको दावत दी गई थी कि भाई आप आए और आके आप अपनी हुकूमत बनाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी 110% इनके साथ हुकूमत बनाने को तैयार थी। इन्होंने पीपल्स पार्टी जी। अच्छा, अब सर ये देखिए, लतीफ खोसा का आज ही का बयान है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गैरत ने गवारा नहीं किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जाती अना जो है, नहीं सर, अना नहीं है, अना नहीं है। देखिए सर, जाती अना है। गैरत क्या हुई है सर? मेरी बात सुनिए सर, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप सर? देखें सर, खोसा साहब ने जो बात की है, सब बिल्कुल गलत बात की है। खोसा साहब ने बेसिकली इमरान खान साहब की बात की, या इमरान खान साहब के अंदर और हवा भरी, उनको और जो है ना बात पर चलाने की कोशिश की है, पंप किया है। सर देखिए, यही चीजें हैं, यही बातें हैं जिनकी वजह से इमरान खान जो है ना वो जेल के अंदर है। सर देखें, बात सुने, जब तमाम के तमाम पार्टीज ने कहा कि आओ मिलकर बैठ के बात करते हैं, तो क्या कहा गया? मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तमाम की तमाम पार्टीज ने मिलकर ये कहा कि यार आओ बैठ के हम जमहूरियत पर बात करते हैं, मैं डॉक्टरों के साथ नहीं बैठूंगा। तमाम पार्टीज ने कहा कि हम मईशत पर बात करते हैं, जी मैं लुटेरों के साथ बैठ के बात नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि आए बैठ के हम मुल्क को इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, तो क्या जवाब मिला कि मैं ऐसे बंदों के साथ बैठ के काम नहीं करूंगा जिनकी जो खवातीन है वो कतरियों जो उनके खतूत लेके आती है। अल्लाह माफ करे, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। सर देखें, इमरान खान साहब जो है, जो जिस तरह उन्होंने अंडर द बेल्ट चीजें लोगों पे अटैक किए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद सताइशी का शिकार हैं, अना और तासुब उनमें मुजज़न है। जब तक वो अना तासुब के बुत नहीं तोड़ेंगे, खुद सताइशी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मामलात मुस्बत समत में जाते नजर नहीं आते। आप ये कह रहे हैं सर बिल्कुल ऐसे आपके सामने अच्छा है। मुझे सर मुझे ये फरमा दीजिए, तोशा खाना केस की क्या वैल्यू है कि तोशा खाना केस इमरान खान पर थोपा गया, इसके बरअक्स सदर आसफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, सब ने तोशा खाना से फायदे उठाए हुए हैं, सब ने कुछ ना कुछ उससे लिया हुआ है। तो क्या इमरान खान ही जेल की सुलाखों के पीछे इस केस के तवज्जुह से क्यों है? सर देखिए, बात यह है, इमरान खान अपना नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना से चीजें ली, बहुत ज्यादा ली। जरदारी साहब ने ली, बिल्कुल ली। उसके अलावा शहबाज शरीफ ने ली, बिल्कुल ली। जितने भी पाकिस्तान के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ली, बिल्कुल ली। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो तोहफे लिए, इन्होंने मार्केट में सेल नहीं किए। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने बबान बिन दोहल इस बात का ऐलान किया कि मैंने तोहफे तो सेल कर दिए, मेरे पास तो तोहफे थे ही नहीं, मैंने लिए हैं, मैंने सेल कर दिए। सर आपकी प्रॉपर्टी एक आपने खरीद ली है, जब एक खरीद ली है। सर नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं सर। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का कानून सर ये कहता है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप इन तोहफों को ले सकते हैं, लेकिन आगे सेल आउट नहीं कर सकते। ये आपके पास एक सिविलियन के तौर पर रहेंगे।
अगर ऐसी बात है तो सर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ 1970s में जो लोगों को तोहफे जो तोशा खाना से उन्होंने लिए अभी तक सर उनके घरों के अंदर मौजूद है। सीनियर साथी सलाहुद्दीन भट्ट साहब ने हमें असाम दुरानी साहब ज्वाइन किया है। सलाहुद्दीन भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मामलात चल रहे हैं, खत पे खत आए जा रहे हैं, थ्रॉकस का बड़ा वावेला है सर। कौन है जो बेसिकली ये खतूत भेज रहा है? आपके ख्याल में कौन सी ताकत मौजूदन है इन ठीक है जी, असाम दुरानी साहब आपसे ही जवाब चाहूंगा, इन खतूत के पीछे कौन सी ताकत मौजूदन है? सर ये जो खतूत आप बात कर रहे हैं सर, बेसिकली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो हमारे यारान हैं वो ये कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पुष्कर दे के तो 6 जज को कहा कि वो खत लिखें, और उसके बाद जो बाकी अभी जो चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को जो थ्रेट फुल जो वो खतूत आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं एंथ्रेक्स भी मौजूद है, तो सर ये शायद कयास यही है कि ये वही लोग हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो अदलिया के ऊपर 9/11 करने की कोशिश की, जिसमें वो 6 जजेस के खतूत के बारे में की शक्ल में, लेकिन जब उसमें उनको उस किस्म का बेनिफिट या उस किस्म की वो चीजें नजर नहीं आई जिससे वो बेनिफिशियल हो सके किसी तरह से भी, और जिसके जवाब में जो अब उन्होंने अदलिया को थ्रेट करने की जो है अब ये कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अभी दूसरी बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई मैं और पॉइंट कहना, मैं किसी पार्टी का नाम लेना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी दहशतगर्द तंजीम का नाम लेना अभी कबरस वक्त होगा, क्योंकि इसमें जब तक कि किसी किस्म की सॉलिड प्रूफ हमारे पास नहीं आएगी उस वक्त तक जो है मैं या कोई भी शख्स जो है कम से कम मैं जो हूं मैं उसके ऊपर कोई फाइनल कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है सलाहुद्दीन भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलाहुद्दीन भट्ट साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत गए, फिर अभी खतूत का सिलसिला जारी है, सर क्या खुराक कौन सा निकलेगा, कहां से आ रहे हैं ये खत, कौन किसको थ्रेट करना चाह रहा है? भट्ट साहब की कॉल फिर कट गई है। अच्छा असाम दुरानी साहब, आपसे मेरा सवाल है, चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। हम आपकी तवज्जो उसूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 4 आसामियां खाली हैं। सर ये क्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पर क्या वाकई अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हो रही है? क्या इतने बड़े लेवल पे अगर ये कुछ हो रहा है तो बाकियों से क्या गिला है? सर ये तो जो है ना, ये तो मैं ना मानने वाली बात है। सर देखें, ये आज से कुछ अर्सा पहले तक उमर अता बंदियाल साहब जब तक यहाँ पे मौजूद थे और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर वो गंज बख्श फैज़ आलम रहनुमा, वो जो फैज था ना, जो फैज का यहाँ पे दरिया बह रहा था ना, तब तो उस वक्त तो यहाँ पे किसी को भी कोई चीज पाकिस्तान के अंदर याद ही नहीं आ रही थी। सबसे पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम जुडिशरी तक कोई बंदा जो था वो किसी भी किस्म की नेपोटिज्म के ऊपर या किसी भी किस्म की इन्फ्लुएंस के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था। अब जैसे ही वो जो फैज का जो दरिया जो बह रहा था सर, वो दरिया सूख गया, उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब भी बाहर चले गए, तो अब सब कुछ चीजें बह रहा है कि याद आ रही है। अभी आपको भी सामने है सर, ये चंद दिन पहले की बात है कि एक हमारे अपना पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब है, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो एंट्री हो जाए वो नहीं हो सकी। तो उनको पता है अभी ये 5-7 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर होने से पहले पहले आपके सामने हमाद अता साहब को 51 केसेस के अंदर कितने सेकंड में उन्होंने उनको जो है वो जमानत दे दी। ठीक है। अच्छा सर ये फरमाइएगा, ये सारे फैसले पेशावर हाई कोर्ट से ही क्यों लिए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? सर पहले इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट कर रही थी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट कर रही है। सर देखिए बात तो क्या है, बात यह है कि सर उनको पता है कि पिछले 10 साल से इनकी पीटीआई की हुकूमत जो है वो केपीके के अंदर उनकी हुकूमत है, और उसके बाद जब तक उनको अच्छी फेवर देते रहेंगे और रिटायरमेंट के बाद भी जैसे ये हुकूमत इन्हीं की रहेगी या मरकज में जब इनकी हुकूमत दोबारा बनेगी तो इनको जो है ना कोई अच्छा होता सर अभी तो आप कह रहे थे कि खान साहब बाहर ही नहीं आएंगे तो मरकज में हुकूमत कैसे बनेगी? आप कह रहे हैं कि तो इनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, सोच में तो कोई पाबंदी नहीं है। सोच तो वो तो उमर अता बंदियाल साहब ने भी जो था ना, वो तो जेल से स्पेशल BMW गाड़ी भिजवा के उनको बुलवाया था और उनको जो था वो मुजाहिद अव्वल का
जो था उनको ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि उनके जहन में तो बिल्कुल यही था कि ये अब तो इनकलाब जो है वो आ चुका है, इमरान खान साहब जो है वो हर चीज के ऊपर हावी हो चुके हैं, वो जो बैठकों में जा चुकी है, जनरल आसिम अली साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और तमाम की तमाम जो पार्टियां हैं पीडीएम की वो खुले लग चुकी है, और उसके बाद इमरान खान साहब जाने, और वो कहते हैं ना 5-7 मरण गवांडना के रंजी मुताब चढ़े गलियां होंगे सुनिया के विच मिर्जा यार फिरे। तो वो मिर्जा यार देखिए कुछ सोच है, खुश ख्याली है, जैसे मैंने भी कॉलम की आपसे बात की, वो अगर आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा आपको कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये सिर्फ सोच है, हमारी सोच है कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो शायद आपको याद होगा एक दफा पहले मैंने आपको कहा था कि तेरी रजा है कि मेरी रजा है, अगर तू लग गया उसमें जो कि तेरी रजा है तो मैं तुझको उलझा दूंगा उसमें जो कि तेरी रजा है, और अगर तू लग गया उसमें जो कि मेरी रजा है तो मैं तुझको लौटा दूंगा वो सब जो कि तेरी रजा है। तो भाई मेरे कुछ तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम सिर्फ अपनी रजा की खातर लगे होते हैं, तो फिर वो जो होता है ना वो हमें उलझा देता है उन सब के अंदर जो कि सिर्फ हमारी ही रजा होती है। तो देना तो उसने वही होता है, देना तो उसने वही होता है जो कि रब की मर्जी होती है। अच्छा, खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ वजारतों के इजाफी कलमदान सौंप दिए, जबकि 3 नए कोऑर्डिनेटर्स तैनात कर दिए। सब एक जानिब तो शोर डाल रहे हैं कि खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बहुत मुश्किल है, मईशत तबाह हो गई है। दूसरा ये वजारतों पे वजारतें कहाँ से सर खर्चे पूरे होंगे? सर नहीं देखिए, ये जो 5 वजारतें जो उन्होंने दी, 5 बंदों को नए कलमदान दिए, इसका मतलब ये हुआ कि सर बेसिकली उन्होंने खर्चे कम किए, क्योंकि इसके लिए अगर एक सर एक अलग सपोज मैं एक वजीर हूँ और मेरे पास स्पोर्ट्स की एक मिनिस्ट्री है, और उसमें मुझे एक ऑफिस मिला हुआ है, मुझे उसके अंदर गाड़ी मिली हुई है, मुझे उसके अंदर स्टाफ मिला हुआ है, सारा कुछ है, और मैं बकायदा जो है एक ऑफिस में जाता हूँ तो उसके साथ में उसका एक खर्चा है, उसके साथ एक और मिनिस्ट्री है जो कि स्पेशल एजुकेशन की है या किसी और चीज की है। तो अगर वो भी मुझे दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो तमाम की तमाम चीजें जो उठा के या एक सेंटर के अंदर लेके आएंगे, उसमें सर मुझे एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं देनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा जो है ऑफिस नहीं देना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा मेरे खर्चे नहीं देने पड़ेंगे, मेरे एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बात ये होगी कि आपको भी पता प्राइवेट जो अदारे होते हैं, आप भी प्राइवेट अदारों में काम करते हैं, मैं प्राइवेट अदारों में काम करता हूँ, यहाँ पे एक बंदा जो है वो एक सैलरी लेता है, लेकिन काम जो है 3-4 ठीक है। खामदरानी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम जारी है, वो विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है जावेद फारूकी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हस्साम दौरानी साहब। जावेद फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि आज खुद नोटिस केस का फैसला बहुत जल्द होना चाहिए, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ अगर कोई असरअंदाज हुआ है। दूसरी जानिब ये कह दिया गया कि फुल कोर्ट बन सकता है और समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। क्या चल क्या रहा है सर? कितनी जल्दी है हमें कि हमने समाअत के लिए ही लंबा टाइम डाल दिया उसमें? अब मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर हम ये समझें कि फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ा कोई आसमान गिर रहा है। ये माजी में भी सर इससे बड़ा आसमान क्या गिरेगा कि अगर अदलिया के फैसलों पर कोई असर अंदाज होता रहा है, अगर एक शख्स जिसकी शोहरत है कि उसने 2/3 अक्सरियत हासिल की है, उसके साथ धांधली हो गई, उन फैसलों की वजह से वो पाबंदी सलासिल है, तो सर आसमान नहीं गिरा? ये बताएं कि अदलिया के ऊपर कोई असरअंदाज हो रहा है, ये कोई इंकशाफ है? ये कोई इंकशाफ है? ये पहली बार ये बात सामने आई है कि अदलिया के ऊपर कोई असरअंदाज हो रहा है? लेकिन खत तो पहली दफा आया ना? नहीं, क्यों पहली बार आया है? अभी आपके जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते पहले जो एक फैसला लिखा है, अभी तो उस फैसले की सही पुष्ट नहीं हुई। आपको भूल गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस? हाँ, वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस क्या है, सरासर क्या है? उसके अंदर तो इस बात को एडमिट किया गया है कि वो फैसला जो था वो एक दबाव के ज़ेर असर था और उसके अंदर फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, का मौका नहीं दिया गया। तो फेयर ट्रायल का मौका क्यों नहीं दिया गया? किसने नहीं दिया? किसके कहने पर नहीं दिया और क्यों नहीं दिया? अच्छा जावेद फारूकी साहब, ये तो पूरे का पूरा केस ही, और भाई ये केस भी आज से 40 साल पुराना केस है। तो ये बात कोई ये नया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंकशाफ नहीं हुआ। ये जो 6 जजेस ने कहा है, जब ये 6 जजेस जब ये बात कह रहे थे इस मौके पर भी और उससे पहले भी अदलिया के बारे में ये सवालात उठ रहे थे कि अदलिया किसके ज़ेरे असर होकर जो है वो फैसले करती है। कभी किसी एक जो है वो कोई धड़ा जो है ग्रुप जो है, कभी वो अदालती फैसलों के ऊपर तनकीद करता है,
तो दूसरा जश्न मनाता है। कभी ऐसे हम देखते हैं कि मंजरनामा चेंज होता है और फिर वही एक फरीक जो पहले जश्न मना रहा होता है वो मातम कर रहा होता है और दूसरा सर ये रीत खत्म कैसे होगी? ये रीत खत्म ऐसे ही होगी कि आप इस मामले की वंस फॉर ऑल एक कोई कमीशन बनाएं, एक ऐसा कमीशन बनाएं जिसके बारे में बड़े अरसे से बात हो रही है, जिसे एक ट्रूथ कमीशन के तौर पर भी कहा जाता है। एक ट्रूथ कमीशन बनाया जाए कौमी सतह पर। तो जो सर ये कमीशन तो कोई 5-6 दिन पहले भी बना था, कमीशन टूट गया। जिसने सरबराही इंक्वायरी करनी थी उन्होंने कह दिया मैं नहीं करूंगा। फिर पहले भी कमीशन बनते रहे हैं। कमीशंस तो मेरा ख्याल है कि चीजों को बात ये है ना, नहीं चीजें तो फिर भी जो भी आपका एक आईनी जो फ्रेमवर्क दिया गया है उसके अंदर रहते हुए आपने काम करने हैं ना। तो आईनी फ्रेमवर्क जो है वो तो आपको यही कहता है कि जब भी कोई इस किस्म की कोई सूरत पैदा होती है तो उसके अंदर आपने कमीशन बनाने होते हैं और कमीशन बनाने का बाकायदा आइन के अंदर उसकी प्रोविजन दी गई है, उसका एक एक्ट मौजूद है, ठीक है। और उस एक्ट के तहत पार्लियामेंट जो है वो कमीशन बनाती है, कोई भी तहकीकाती कमीशन बनाती है, बेहतर TROs जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। हमें जाना तो उधर ही पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी जो है वो अगर आप अच्छी नहीं चल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद कर दें। ठीक। अगर आपको थाने से, पुलिस के थाने से वहां पर आपकी दादरसी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम थाने बंद कर दें। हमने उन्हें बेहतर करना है, उनकी बेहतरी के लिए आगे मजीद इकदाम करने होते हैं। ठीक है, तो ठीक है। ये अगर कमीशन से अगर आप मायूस हैं, कमीशन के नाम से लोगों को चिढ़ है कि वो ये समझते हैं कि कमीशन को काम नहीं करते, तो कमीशन जो हैं उनके बनाने का तरीकेकार बदला जा सकता है, उनके TORs बेहतर किए जा सकते हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सकता है। सर इस्लामाबाद के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को जो धमकी आमेज खत मिल चुके हैं और मजीद अभी कोई सिलसिला जारी भी है कि सर क्या निकलेगा? क्या आपके ख्याल में कहां से ये सारी बारिश हो रही है खतों की? नहीं, कोई खुरा शुरा नहीं निकलना, एक मजाक है, एक लगा हुआ हमारे मुल्क के अंदर बड़ा शर्मिंदगी होती है इस किस्म की। आप देखें दुनिया के अंदर इस वक्त कोई और मुल्क है जहाँ पर इस किस्म की खबरें जो हैं वो चल रही हैं उनके टीवी चैनल्स के ऊपर, जजों को लेटर मिल रहे हैं और पाउडर वाले लेटर मिल रहे हैं। और कहाँ आज कोई दौर होता था कि कभी को बेरंग लिफाफे जाते थे और पता नहीं चलता था कि ये किसने ये जो है वो खत किसी को लिखा है, और बगैर टिकट के भी जो है वो चला जाता था, लिफाफा चला जाता था। लेकिन हम आज उस दौर में रह रहे हैं जहाँ स्कैनर इजाद हो चुके हैं। पहले लापता अफराद होते थे, अब लापता खत आ रहे हैं। साहब दरानी साहब आखिरी 30 सेकंड है, कमेंट कर दीजिए कि क्या ये सिलसिला रुक जाएगा, कोई फैसला होने वाला है इसके मुतालिक? सर जिस पे आप जो खत भेज रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो अदलिया पे जो हमले हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं? खत सर बिल्कुल होगा। उसकी रीजन ये है कि जब अभी जैसे ये जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी एक बेंच बनाया है, उसके बाद उन्होंने साथ में अंदिया दिया है कि ईद के फौरन बाद जो है वो फुल कोर्ट जो है वो इस पे सुनवाई होगी और वहां पे सबसे पहले भी जजेस को सामने बुला के और उनसे प्रूफ लिए जाए कि आप हमें प्रूफ दें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि साथ में आपको एक चीज बहुत अच्छी बात चीफ जस्टिस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रूफ क्या देगा कोई कि मेरे बेडरूम में कैमरे लगा दिए गए, मेरी बेटी को पकड़ने की कोशिश की गई, मेरे बेटे अगर आपके देखें अगर आपके बेडरूम में अगर कैमरे लगाए गए हैं तो आपके पास मोबाइल है ना, आप सर सोशल मीडिया वहां से देखते हैं, आप वहां पे जो है अपने पेजेस चलाते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, वहां से खबरें लेते हैं। तो सर आप अपने कमरे की वीडियो नहीं बना सकते जब आपके कमरे के अंदर से कैमरा निकल रहा होगा, या आपके जो चैम्बर के अंदर जहाँ पे आप बैठते हैं वहां पे अगर उन्होंने वायरस लगाए हुए हैं या माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं, क्या आप उनकी वीडियो बना के उनके सामने? बहुत बहुत शुक्रिया। साहब दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल नाजरीन ये सिलसिला रुकना चाहिए। अगर अब भी हमने ये बेकैफ किस्म की खबरें, बेकैफ किस्म के इश्यूज जिनका ना हमारी मईशत से कोई लेना देना है, ना अखलाकियात से कोई लेना देना है, ना रवायात से कोई लेना देना है और ना ही कौमों की तरक्की से कोई लेना देना है, इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो पाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।